हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी दिन बाद यार मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और ये आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। तो यार आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और सीखते रहिए। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं। हम स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्लास 10th के, क्योंकि परसों एग्जाम है तो इसलिए आज हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ये आपको कहाँ मिलेगा तो मैं बता देता हूँ जल्दी से। आपको CISE की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर ICSE के सेक्शन में जाना है, क्लास 10th प्लस के बटन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर्स है जिस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेमेस्टर 1 या अगर आपको प्रीवियस ईयर के भी स्पेसिमेन पेपर को देखना है तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। सेमेस्टर 1 के पेपर को हम आज सॉल्व कर रहे होंगे और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर पर क्लिक कर सकते हैं और आपके पास एक PDF ओपन हो जाएगी। तो अब हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। 50 मार्क्स का ये पेपर है और सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। ये बहुत ही इजी पेपर है। पहले पेपर में आपको हर आंसर लिखना पड़ता था, आपको सोचना पड़ता था कैसे बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे यानी लॉजिक कैसे बनाएंगे। और लेकिन अब क्या है, आपको MCQ टाइप में पेपर आएगा तो आपको अगर थोड़ा सा आइडिया होगा कि यार ये कैसे होगा तो आप पता है ऑप्शंस को देखकर ही आराम से पेपर सॉल्व कर पाओगे। तो जल्दी से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना या फिर आप मेरे से इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या लिंक्डइन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा और आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। तो अभी हम सबसे पहले क्वेश्चन 1 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड कॉमेंट। तो देखो, एक तो ये वैलिड है क्योंकि हमने स्टार ऐसे करके लिखते हैं और फिर जब ये मल्टीपल लाइंस में अगर हमें कमेंट करना होता है या कमेंट बनाना होता है किसी चीज को तो हम ऐसे लिखते हैं। अब सेकंड क्या वैलिड है, अगर एक सिंगल लाइन का ही कमेंट होता है तो हम डबल स्लैश लगाते हैं, तो ये वाला भी सही है। सो फर्स्ट एंड थर्ड, इट मीन्स द ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इस पे हम स्क्रॉल करते हैं और सेकंड क्वेश्चन है, operators with higher precedence are evaluated before operators with relatively lower precedence। यानी हायर प्रेसिडेंस के ऑपरेटर जल्दी या पहले इवेल्युएट होते हैं लोअर प्रेसिडेंस के ऑपरेटर से। तो अरेंज द फॉलोइंग ऑपरेटर गिवन बिलो इन ऑर्डर ऑफ हायर प्रेसिडेंस टू लोअर प्रेसिडेंस। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा इवेल्युएट होगा? तो सबसे पहले हमारा यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, उसके बाद हमारा बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, देन हमारा रिलेशन ऑपरेटर होता है एंड देन हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है। इट मीन्स फर्स्ट ये होगा, सेकेंड ये वाला होगा, थर्ड एंड देन फोर्थ। तो जो हमारा हायर टू लोअर होगा प्रेसिडेंस वो होगा 4 2 3 1, यानी 4 2 3 1। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वंस। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। तो इंस्टेंस ऑफ ए क्लास देखो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए लिख रखा है। तो इंस्टेंस ऑफ ए क्लास क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ ए क्लास होता है ऑब्जेक्ट। तो मैं जल्दी से ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ ए क्लास होता है और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? तो हम पब्लिक तो करते नहीं है, क्लास भी नहीं करते, तो हम न्यू कीवर्ड को यूज करते हैं। नन ऑफ द अबव नहीं आएगा। न्यू कीवर्ड को हम यूज कर रहे होते हैं जब हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, अगर आपकी क्लास का नाम है स्टूडेंट, तो अगर आपको स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? स्टूडेंट OBJ इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट ब्रैकेट। ओके, तो उसमें स्टूडेंट तो हो गया आपका क्लास का नेम, OBJ हो गया आपका ऑब्जेक्ट का नेम, न्यू कीवर्ड हो गया जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, और स्टूडेंट देन ब्रैकेट हो गया कंस्ट्रक्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x स्टोर्ड इन वेरिएबल x। तो ओके, देखो a की वैल्यू है -8.35, करेक्ट। अब देखो आपको करना क्या है, math.abs के अंदर वैल्यू है math.floor_a। तो देखो math.floor वाला अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये फंक्शन क्या करेगा, आपका math.floor करता है जो भी स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो -8.35 है, यानी 8.35 है माइनस का। तो इसमें दो ऑप्शन होंगे, या तो ये -8 पर जाएगा या ये -9 पर जाएगा।
आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कमेंट करके मुझे जरूर बताना। पॉज करके एक बार आप सोचो और फिर इस वीडियो को देखो। बाय द वे, क्योंकि मैंने बोला स्मॉलेस्ट इंटीजर पर जाता है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर नेगेटिव में जो वैल्यू बाद में आती है वो होती है। वो कैसे? -9 हमारी छोटी वैल्यू है -8 से। -8 बड़ा होता है, -9 छोटा होता है। इसका भी एक सिंपल रूल मैं बता देता हूँ। ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, तो 1 2 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर होते हैं। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पर जब हम 0 से दूर जाते जाएंगे राइट साइड, तो हमारा नंबर बड़ा होता जाएगा, और 0 से हम जितनी ही दूर जाते जाएंगे लेफ्ट साइड यानी नेगेटिव साइड, उतना हमारा नंबर छोटा होता जाएगा। तो क्योंकि -9 बाद में आएगा, -9 कुछ यहाँ आएगा और -8 कुछ यहाँ आएगा, तो क्योंकि छोटी वैल्यू पर कन्वर्ट करेगा ये, तो ये -9 हो जाएगी। -9 का यहाँ पर -9 वैल्यू आ जाएगी जो इसको कन्वर्ट करके आएगी। अब math.abs 9 को कन्वर्ट करेगा -9 को, तो -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, यानी ये अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव में कर देगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही कर देगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये डबल में है तो इसका आंसर होगा 9.0। तो ये 9.0 आंसर है। 1 को टिक करो और फुल मार्क्स ले जाओ। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द टाइप ऑफ एरर इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो, r इक्वल्स टू 100/0। तो आपको क्या लगता है ये कौन सी एरर है? सोचो थोड़ा, फिर मैं बताता हूँ। तो देखो, एक होती है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर वो होती है जब आप कोड लिखते हो, तो कोड लिखते टाइम जो एरर आती है, सपोज सेमीकोलन नहीं लगाया, तो वो आपकी सिंटैक्स एरर हो गई। रन टाइम एरर वो होती है जो आप सिंटैक्स एरर तो नहीं आई, लेकिन प्रोग्राम रन नहीं हो पाया किसी वजह से, कुछ एरर आ गई, तो उसको कहते हैं रन टाइम एरर, जब रन करते टाइम एरर आती है। और तीसरी है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होती है? जब हमारे लॉजिक में कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपने कोई फॉर लूप चलाया फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 i प्लस प्लस। तो इसका क्या मतलब हुआ? फॉर i इक्वल्स टू 1 का, यानी i 1 से इनिशियलाइज्ड है, और i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी i की वैल्यू या तो 1 की इक्वल है या उससे ग्रेटर है, और i 1 से इंक्रीज हो रहा है, तो यानी अपर लिमिट तो कुछ है ही नहीं, और इनिशियलाइज 1 से कर रखा है, तो ये एक इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो जब ये प्रोग्राम में ना तो सिंटैक्स एरर आएगी, और कंपाइल होने के बाद ये रन भी करेगा, और रन करेगा तो ये इनफाइनाइट टाइम तक रन करेगा, तो यानी आपके लॉजिक में प्रॉब्लम है, देन इट विल बी कॉल्ड लॉजिकल एरर। बट इन दिस केस 100/0 इज ए रन टाइम एरर, क्योंकि जब आप इसको रन करोगे सिंटैक्स एरर नहीं आएगी, लेकिन ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, तो यहाँ पर रन टाइम एरर आएगी। चाहो तो आप इसको रन करके देख सकते हो। नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत इजी है। द डैश अलाउज अ क्लास टू यूज द प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास। कुछ नहीं, सिर्फ इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस इन विच अ क्लास अक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। तो ये हमारी एक डेफिनेशन होती है इनहेरिटेंस की। आई होप आप लोगों को याद होगी, नहीं है तो याद कर लो यार, परसों एग्जाम है, कोई बात नहीं, बहुत ईजी होगा। द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय केयर डेटा टाइप। यार 2 बाइट लेता है, तो 2 आंसर है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। देन डैश इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। सिंपल, ऑब्जेक्ट है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। द डैश आर द वर्ड्स which have special meaning to the compiler, which carry special meaning to the compiler, that is keywords। keywords हैं, जैसे न्यू हो गया, और आपका हो गया जैसे फाइनल हो गया, फाइनल एक कीवर्ड होता है, स्टैटिक एक कीवर्ड होता है, और आपका सुपर एक कीवर्ड होता है। तो काफी तरह के कीवर्ड हैं यार। दिस एक कीवर्ड होता है, ये याद रखना यार। हो सकता है आपके एग्जाम में, अगर आप 12th क्लास से हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, या 11th क्लास में हो तो भी आप ये वीडियो देख रहे हो, या 10th में भी हो तो भी देख रहे हो, तो आप यार एक चीज जरूर याद कर लेना, दिस कीवर्ड। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, और 1 या 2 मार्क्स का आएगा, तो जरूर याद कर लेना, कटने नहीं चाहिए मार्क्स। देन मेथड दैट एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग विदाउट एनी स्पेस। नेक्स्ट लाइन आपका स्ट्रिंग यानी जिसमें स्पेस होता है उसके लिए होता है, और नेक्स्ट इंट आपका इंटीजर के लिए। नन ऑफ द अबव, कोई वही नहीं बनता। तो नेक्स्ट वाला है। देन अब क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं जल्दी से। नेम ऑफ द फॉलोइंग, या नेम द फॉलोइंग। द कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू मेक अ वेरिएबल एज अ क्लास वेरिएबल। देखो, क्लास वेरिएबल के लिए हमें स्टैटिक वेरिएबल का यूज करना होता है। स्टैटिक क्लास लिखते हैं हम, तो ये स्टैटिक वेरिएबल है, और स्टैटिक ये वाला है, कीवर्ड है, तो ये एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है, तो इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन है। तो देन इंटरमीडिएट कोड ऑब्टेन्ड आफ्टर कंपाइलेशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था,
ये बाइट कोड होगा, सोर्स कोड आपका जो आप लिखते हो, एंड देन बाइट कोड जनरेट होता है, एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है जो मशीन करती है, उसको बाइट कोड कहते हैं। तो ये बाइट कोड है। ऑब्जेक्ट कोड सी लैंग्वेज में होता है। देन द मेथड विद द सेम नेम एज ऑफ द क्लास एंड विच डज नॉट हैव अ रिटन टाइप इज कॉल्ड द मेथड विद द नेम सेम एज दैट ऑफ द क्लास एंड डज नॉट हैव एनी रिटन टाइप। सिंपल कंस्ट्रक्टर है। फंक्शन का भी रिटर्न टाइप होता है और मेथड का भी रिटर्न टाइप होता है। तो कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, राइट। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। कोई भी दिक्कत है कमेंट कर। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द स्टेटमेंट टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ ए कंस्ट्रक्ट। अब सबसे पहली बात है कंस्ट्रक्ट क्या होता है। व्हाट इज कंस्ट्रक्ट? कंस्ट्रक्ट इज अ पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम, यानी जो हमारा एक ब्लॉक होता है ना, एक प्रोग्राम का ब्लॉक, जैसे इफ का ब्लॉक हो गया, स्विच का ब्लॉक हो गया, इट इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्ट और ब्लॉक। तो ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे यूज होती है जब हमको एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट या ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने से रोकना होता है, स्टॉप करना होता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, सिस्टम डॉट एग्जिट ब्रैकेट में 0 कहाँ यूज होता है? अगर आपको पूरा प्रोग्राम को स्टॉप करना है, जैसे अगर आपके लाइन ऑफ कोड है एक प्रोग्राम में सपोज 100 और आपको 4th या 5th लाइन के बाद या कोई भी एनी नंबर ऑफ लाइन के बाद आपको उस प्रोग्राम को ही स्टॉप करना है, तो आप ये वाली लाइन डालिए, प्रोग्राम वहीं के वहीं बंद हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको बता दी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हो सकता है ये आपके सिलेबस में भी ना हो, तो लाइक कर देना यार अगर आपको ये चीज नहीं पता चली हो तो। इन्वोकिंग अ मेथड बाय पासिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास इज टर्म्ड एज इन्वोकिंग अ मेथड। मेथड को इन्वोक करना बाय पासिंग द ऑब्जेक्ट्स, नॉट द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट और नॉट द वैल्यूज। एक तरह से ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। इट मीन्स obj.data पास किया, कोई वैल्यू पास नहीं की, obj.data पास कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक रेफरेंस पास कर रहा है। इसका मतलब है ये एक रेफरेंस दे रहा है, तो ये कॉल बाय रेफरेंस होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस हो रहा है। ऑब्जेक्ट या रेफरेंस या एड्रेस आप कह सकते हैं, पासिंग द रेफरेंस, पासिंग द ऑब्जेक्ट, तो ये चीज है। तो यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस आपका आंसर आएगा। देन आते हैं हम ट्रू फॉल्स पे। बहुत ईजी है। बाइट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, फॉल्स। बाइट इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, इंटीजर का ये पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट, नॉट 2 इज ग्रेटर देन 3 एंड 4 इज ग्रेटर देन 6। यानी इसका क्या मतलब हुआ, पहले समझो। इसका मतलब हुआ नॉट नहीं, 2 ग्रेटर देन 3 नहीं है एंड 4 ग्रेटर देन 6 नहीं है। क्या ये मैं सही बोल रहा हूं? 2 3 से बड़ा नहीं है, 4 6 से बड़ा नहीं है। क्या मैं सच बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं ना? तो इसका आंसर होगा ट्रू। इसका यही मतलब है, नॉट 2 इज ग्रेटर देन 3 एंड 4 इज ग्रेटर देन 6। तो ये ट्रू है। देन स्कोप ऑफ ए लोकल वेरिएबल इज विद इन अ क्लास, फॉल्स। यानी स्कोप ऑफ अ लोकल वेरिएबल इज रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर ब्लॉक और पर्टिकुलर मेथड इन विच द वेरिएबल इज यूज्ड। सपोज अगर इस ब्लॉक में ये यूज हुआ है, देन द स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल, दैट इज द लोकल वेरिएबल, इज रिस्ट्रिक्टेड टू दिस ब्लॉक ओनली. It cannot be accessed by any of the class member or data type outside this block, right? Then default statement is optional in switch case, false. It is mandatory. You have to use it every time you are using the switch case. Now next, the assignment operator is left associative, false. It is right associative because the associativity of this operator, the assignment operator, is from right to left. Okay? तो अगर आपने एसोसिएटिविटी के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप जरूर इसको पढ़ लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा. Then we will proceed towards the next question. Choose the odd one. Encapsulation, data abstraction, portable and polymorphism. Which one is the odd one? देखो, portable is the odd one. Why? Because encapsulation, data abstraction and polymorphism are the concept of OOPS, and portable is a feature of Java. That's why portable is the odd one. Now in this case, greater, equal, and lesser, less than. So it is a relation operator. It is also a relation operator. It is also a relation operator, but this one is the logical operator. So this one is the odd one. Now in the next case, return, break, and continue. These three statements are used in function, switch case, if else case. But if we consider this a function, suppose func,
in this case, if we are using for loop, then we can use return statement to return a particular value of this function. And if we use the break statement, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ब्रेक स्टेटमेंट इसको स्टॉप कर देगी एग्जीक्यूशन को, और हमारा कंट्रोल ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, इट विल कम आउटसाइड द ब्लॉक, और यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा. बट इफ वी हैव यूज्ड द फॉर लूप और एनी लूप, देन वी आर यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट इन दैट ब्लॉक. तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, उस पर्टिकुलर चीज को स्किप कर देगा, एंड देन द आइटरेशन विल बिगिन फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेप. सो ये कंटिन्यू का होगा. तो रिटर्न तो भी फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करेगा, ब्रेक कर देगा. डिसीजन में एट द एंड ये डिसीजन मेकिंग में काम आता है. तो सिस्टम डॉट एग्जिट जो है वो पूरे प्रोग्राम को ही बंद कर देगा. जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला होगा वो पूरा ही बंद हो जाएगा. तो ये दिस वन इज द ऑड वन, राइट. नाउ नेक्स्ट इज विच वन इज द ऑड वन, इंट, डबल, कैर और स्ट्रिंग. देखो, द फर्स्ट 3 आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एंड दिस फोर्थ वन, द स्ट्रिंग, इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आपको सब चीज़ क्लियर हो गई होगी. कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. नेक्स्ट हमारा एक पार्ट और रह गया, ई वाला, प्लस, मॉड, एंड देन डिवाइजर, एंड देन और. देखो, ये फर्स्ट 3 हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस, ये मॉड्यूलस, ये डिवीजन, एंड दिस वन इज द लॉजिकल ऑपरेटर. सो दिस वन इज द ऑड वन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही मेरा फेवरेट क्वेश्चन है. 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी आई थिंक ये 2.5 का होगा, ये भी 2.5 का होगा. तो देखते हैं यार. देखो, सबसे पहले x प्लस एक्स प्लस प्लस प्लस. देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ब्रैकेट्स बनाएंगे. एक ब्रैकेट ये होगा, देन एक ब्रैकेट ये होगा, एंड देन ये तो है ये. तो x प्लस इक्वल्स टू का क्या मतलब है? x प्लस टू इक्वल्स टू का मतलब होता है x इक्वल्स टू x प्लस, यहाँ पे यहाँ से लेके ये पूरी लाइन आ जाएगी. ठीक है. तो अब सबसे पहले हम अब स्टार्ट करते हैं. x की वैल्यू है 5, तो ये x प्लस को मैं ये ऐसे लिख देता हूँ, x इक्वल्स टू x प्लस. तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 5, राइट. यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब x प्लस प्लस यानी पहले वैल्यू आएगी, देन इंक्रीमेंट होगा. तो यहाँ पे वैल्यू 5 ही आएगी, और मेमोरी में इस प्लस प्लस से मेमोरी में वैल्यू अपडेट होके हो जाएगी 6. देन प्लस करना है प्लस प्लस 6. अब यहाँ पे क्योंकि ये प्रीफिक्स है प्लस प्लस एक्स, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और देन ऑपरेशन परफॉर्म होगा. तो मेमोरी में क्योंकि x की वैल्यू 6 है और प्लस प्लस x हो रहा है, यानी पहले +1 होगा, यानी +1 हो जाएगा इसमें, और ये वैल्यू आ जाएगी 7. तो यहाँ पर 7 ऐड हो जाएगा, तो 5 + 7, और ये 5 इससे पहले था, तो x प्लस ये था, तो 5 + 5 + 7, एंड देन प्लस माइनस माइनस x, यानी पहले डिक्रीमेंट होगा एंड देन वैल्यू फिर एग्जीक्यूट होगी. तो क्योंकि x की वैल्यू अभी 7 है, तो पहले माइनस माइनस है, यानी 7 - 1 = 6. तो 6 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, एंड देन प्लस x, तो यहाँ पर भी वैल्यू 6 आ जाएगी, राइट. तो 5 + 5 = 10, 10 + 7 = 17, 17 + 6 = 23, and 23 + 6 = 29. तो 29 इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर बी पार्ट की. इफ a इज ग्रेटर देन b, देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. यहाँ पर कोई एल्स पार्ट नहीं है. अगर इफ करेक्ट होता है तो दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी. आप मान के चलो कि ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है. यहाँ पर अगर ब्रैकेट नहीं दिए होते हैं, इसका मतलब है सिर्फ एक लाइन की ही स्टेटमेंट है. तो अगर मल्टीपल लाइन होती तो फिर ब्रैकेट हमें यूज करने पड़ते हैं. तो क्योंकि एक ही लाइन है, इसलिए हम ब्रैकेट ना भी यूज करें तो भी चलता है. तो यहाँ पे क्या है, a = 5 एंड b = 7. तो 5 इज ग्रेटर देन 7. इज दिस कंडीशन करेक्ट? नो. So this is the false condition. Then only this line will be executed, and the result will be a into b, that is 5 into 7, and 5 into 7 = 35. Then second option is the correct answer. So I hope आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. String x
इक्वल्स टू a इज ग्रेटर देन 90। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्नरी ऑपरेटर का यूज हो रहा है। देखो स्ट्रिंग x में क्या वैल्यू आएगी, अगर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, यानी a अगर 90 से ग्रेटर है या 90 के इक्वल है, देन एक्सीलेंट प्रिंट होगा, अदरवाइज बेस्ट प्रिंट होगा। तो a की वैल्यू 90 है यानी इट इज इक्वल टू 90, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर एक्सीलेंट प्रिंट होगा। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वंस। नाउ डी पार्ट को देखते हैं, बहुत इजी है। स्विच x, यहाँ पर x की वैल्यू है, तो यहाँ पर जो भी हम x में वैल्यू डालेंगे वो हमारी चॉइस होगी। तो यहाँ पर केस देखो आप, सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है मुझे, वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर स्मॉल केस में a है, केस a सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिसिप्लिन। अब यहाँ पे कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं हुई है, तो यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होना चाहिए। हर केस के बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है। केस बी डेडिकेशन, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज हुई है। केस सी कमिटमेंट एंड डिफॉल्ट केस इज सक्सेस। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, लेकिन कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। यहाँ पे व्हेन x इक्वल्स टू a, x में अपर केस की आप वैल्यू डाल रहे हो और केस में आप लोअर केस की वैल्यू दे रहे हो। तो ये क्योंकि जावा इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो इट ट्रीट्स upper case letters and lower case letters differently. So the default case will be executed in this case because you have used here upper case letter, but the cases are in lower case letter. So default case will be executed and the result will be success. The third option is the correct ones. Now e case को देखते हैं जल्दी से, and then we will proceed towards section B. It is a very easy section. So ई में देखते हैं यार, बहुत मजा आएगा। एन की वैल्यू 1000 है, बहुत बार समझा चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। एन की वैल्यू 1000 है, वाइल एन इज ग्रेटर देन 10, यानी 1000 इज ग्रेटर देन 10 अगर है तो n इक्वल टू n बाई 10। तो सबसे पहले तो कंडीशन ट्रू है, एक बार एग्जीक्यूट होगा n इक्वल टू n बाई 10, यानी 1000 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा या क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा आपका 100। तो n की वैल्यू हो गई 100। नेक्स्ट टाइम लूप एक बार एग्जीक्यूट हो गया, नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, एंड 100 इज ग्रेटर देन 10। इस बार फिर से कंडीशन ट्रू है, तो n इक्वल टू n बाई 10, इट मीन्स 100 बाई 10। 100 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा 10। देन अगेन ये कंडीशन चेक करेगा 10 इज ग्रेटर देन 10 और नॉट, बट दिस टाइम 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10, 10 इज इक्वल्स टू 10, सो दिस कंडीशन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज दिस कंडीशन इज फॉल्स, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल, 2 बार ये एग्जीक्यूट हुआ है और फाइनल वैल्यू हमारी 10 आई है n की। तो देखो यहाँ पर लूप इज एग्जीक्यूटेड 2 टाइम्स एंड द आउटपुट इज 10, दिस वन इज द करेक्ट वन। सो आई होप यार आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन के ऊपर यानी सेक्शन बी के ऊपर आने वाले हैं। मजा आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, और नहीं आया हो तो यार डिसलाइक, मुझे पता शायद नहीं लग पाएंगे, लेकिन डिसलाइक कर देना अगर नहीं पसंद आया हो। सेक्शन बी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। गिवन बिलो इज अ क्लास विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। क्लास नेम है ओवरलोड, जिसका ओ कैपिटल नहीं है, लेकिन ब्लू जे में ये चलता है, लेकिन रूल ये है कि ओवरलोड का ओ कैपिटल होना चाहिए। क्लास का नेम हमेशा कैपिटल होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है। ओके, मेंबर मेथड्स हैं हमारे। वॉइड प्रिंट इंट एन यहाँ पर पास किया हुआ है टू प्रिंट द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ओके ग्रेट, यानी एक फंक्शन ये है। अदर वन इज बूलियन प्रिंट int m and n to check whether n is a multiple of m or not, यानी n मल्टीपल है m का या नहीं। so fill in the blanks। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो वैसे तो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन हम बिना ऑप्शन को देखे इसको सॉल्व करना चाहेंगे, तो जल्दी से करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ओवरलोड लिखेंगे, ओ कैपिटल एंड देन ओवरलोड, क्योंकि ऊपर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। वॉइड प्रिंट हमें प्रिंट करने हैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर int k को डिक्लेयर किया हुआ है, तो फर्स्ट हमें k इक्वल्स टू 1 से इनिशियलाइज करना है। k इज लेसर देन इक्वल्स टू n हम लिखेंगे, एंड k प्लस प्लस, ये हमारी कंडीशन होगी। तो आप एक बार देख लो ढंग से, एंड देन ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर प्रिंट हो जाएंगे। बूलियन प्रिंट m और int n, क्योंकि 2 वेरिएबल थे n और m को। अब इफ में क्या लिखेंगे, रिटर्न ट्रू और रिटर्न फॉल्स। तो ये क्वेश्चन में क्या है, टू चेक वेदर n इज अ मल्टीपल ऑफ m और नॉट। तो इसके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, मैं एक बार समझाता हूं। अगर n में वैल्यू है 100 और m में वैल्यू है 10, तो 100 इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और नॉट। 100 मल्टीपल है 10 का, यस, 10 इंटू 10 100 होता है।
ओके। लेकिन अगर आप पूछो m इज अ मल्टीपल ऑफ 100 और नॉट, या n और नॉट, तो 10 का मल्टीपल 100 होता है कभी? बिल्कुल नहीं होता। अगर आप डेसिमल में देखोगे तो ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं होता है। सो 10 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 100, बट 100 इज अ मल्टीपल ऑफ 10। सो यहां पर आप क्या करोगे, n mod m equal 0, then it will return true, otherwise it will return false। तो n mod m equal 0। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। यहाँ हमने ओवरलोड लिखा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी। एंड देन हमने लिखा था k equals to 1, k is lesser than equals to n, right? And then k plus plus int n लिखा था, and then n mod m equal 0। This one is the correct one। सो आई होप यहाँ तक ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत इजीली आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 8 है, देन क्वेश्चन नंबर 9 है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 10 है। यानी हमारे अभी बहुत थोड़े से क्वेश्चन रह रहे हैं, समझाते हुए चलूंगा मैं आपको, और बहुत इजीली हम देखेंगे। द फॉलोइंग प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट जावा स्टेटमेंट्स। क्लास नेम इक्वल्स टू टेलीफोन, तो क्लास नेम हमारा टेलीफोन है, जिसका टी कैपिटल नहीं है लेकिन चलता है, कोई बात नहीं, ब्लूजियो में एक्सेप्टेड है। मेंबर वेरिएबल्स इंट एनओसी यानी नंबर ऑफ कॉल्स, डबल बिल यानी टेलीफोन बिल टू बी पेड, एंड स्ट्रिंग एन यानी नेम ऑफ द कस्टमर। सो वॉइड इनपुट यानी एक इनपुट फंक्शन है जिसमें हमें एक्सेप्ट करना है डेटा यूजिंग द स्कैनर क्लास, एंड देन हियर इज द प्रिंट फंक्शन इन विच वी विल प्रिंट द डिटेल्स ऑफ द कस्टमर और द एम्प्लॉय और द टेलीफोन यूजर, एंड देन void calculate in which we will calculate the bill। so अगर क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर कि अगर फर्स्ट 100 कॉल्स हैं तो कोई भी रेट पर कॉल नहीं है, फ्री है बिल्कुल। अदरवाइज अगर 100 कॉल से किसी ने ज़्यादा कर ली हैं तो फिर 2.5 रुपीज़ चार्ज लगेगा। 100 कॉल्स के बाद की जितनी भी कॉल्स होंगी 2.5 रुपीज़ पर कॉल। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, void main टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड इन्वोक द फंक्शन ऑफ द क्लास। बहुत ईजी है। तो क्लास यहाँ पर क्या लिखना है, क्लास का नेम लिखना है, टेलीफोन हम लिख देंगे यहाँ पर, सो टेलीफोन। देन स्कैनर OB इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब हम क्योंकि स्कैनर क्लास से इनपुट लेंगे तो इसलिए न्यू लिख दिया हमने। और अब हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके। देन NOC यानी नंबर ऑफ कस्टमर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर नंबर ऑफ कॉल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन डॉट नेक्स्ट इंट, आई थिंक मैंने पहले बोल दिया था नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो नंबर ऑफ कॉल्स है, उसके लिए आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, जल्दी जल्दी में हो जाता है। वॉइड कैलकुलेट, अब हमें कैलकुलेट करना है, और OB डॉट नेक्स्ट यानी n इक्वल्स टू OB डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे नेम हम इनपुट कर देंगे। सो वॉइड कैलकुलेट, तो वॉइड कैलकुलेट, अब कैलकुलेट कैसे होगा, इफ सबसे पहले हमारा क्या वेरिएबल था उसको एक बार मैं देख लेता हूँ, बिल NOC, ओके। इफ NOC is lesser than equals to 100 then bill is equals to 0, else यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, 0 प्लस NOC माइनस 100। अगर 100 से ज़्यादा है NOC तो 100 तक का तो 0 था वो लिख दिया, प्लस NOC माइनस 100 यानी जो 100 से ऊपर की कॉल होगी इंटू 2.5 रुपीज़ ईच। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। और वॉइड प्रिंट आ जाते हैं अब हम, तो वॉइड प्रिंट यहाँ पे नेम प्रिंट हो गया एंड देन अमाउंट ऑफ द बिल। अब यहाँ पे क्या है, टेलीफोन इक्वल टू न्यू टेलीफोन, टी डॉट इनपुट, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट का नाम टी है तो टी डॉट इनपुट, टी डॉट कैलकुलेट, कैलकुलेट बहुत गंदी राइटिंग में लिख दिया, और टी डॉट प्रिंट, एंड देन दिस प्रोग्राम इज कंप्लीटेड एंड इट विल रन प्रॉपर्ली। सो सबसे पहले हमारा आंसर क्या था, जल्दी से आप बताओ, टेलीफोन, देन न्यू कीवर्ड था, राइट, और फिर हमारा था OB डॉट नेक्स्ट इंट। आई थिंक मैंने इन डॉट नेक्स्ट इंट लिख दिया था क्योंकि थोड़ा इन की वजह से मुझे थोड़ा सा वो है, हर बार मैं इन वाला ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। OB डॉट नेक्स्ट इंट था, अगर मैंने इन डॉट नेक्स्ट इंट लिख दिया था तो आप थोड़ा सा प्लीज़ कंसिडर करना उसको OB। तो OB डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि मैं कंसिडर करके चलता हूँ स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट इन, और हर बार मैं जब भी प्रोग्राम बनाता हूँ इन लिखता हूँ, इस बार इसलिए मैंने शायद इन डॉट नेक्स्ट इंट लिख दिया था। तो वैसे ऊपर प्रोग्राम में OB डॉट नेक्स्ट इंट था तो इसलिए आप OB लिखना। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो इसका आप ध्यान रखना। असली में अगर आप पेपर लिख रहे होते हो तो ये प्रॉब्लम बहुत होती है, लेकिन MCQ है इसलिए आप इस चीज़ से बच जाओगे।
सो आपने मेरी मिस्टेक पकड़ ली होगी, नहीं पकड़ी है तो आप एक बार वीडियो को पीछे जाओ और आपको पता चल जाएगा। सो सबसे बढ़िया बात यह है कि मैंने खुद अपनी मिस्टेक पकड़ ली। तो अब डी में है NOC इज लेसर देन इक्वल्स टू 100, यही लिखा था हमने। और फिर बिल 0 प्लस NOC माइनस 100 इंटू 2.50, ये मैंने कोई भी आंसर याद नहीं किया है, लॉजिक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और टी डॉट कैलकुलेट, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसका भी हम कोई ऑप्शन नहीं देख रहे हैं और ना मुझे कुछ याद है, तो इसलिए अब देखो इसका मैं एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाऊंगा इस प्रोग्राम पे, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम लग रहा है मुझे, लेकिन आपको समझाने के लिए जल्दी से मैं बता देता हूँ। द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट कैलकुलेट्स द नॉर्म ऑफ ए नंबर। अब नॉर्म ऑफ ए नंबर क्या होता है? जैसे डाइसेरियम नंबर होता है, जैसे रिवर्स ऑफ ए नंबर होता है, पैलिंड्रोम, सुपर पैलिंड्रोम, परफेक्ट नंबर, इसी टाइप से एक नॉर्म ऑफ ए नंबर होता है जिसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। तो नॉर्म ऑफ ए नंबर इज अ स्क्वायर रूट, एक स्क्वायर रूट होता है किसका? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द नंबर। तो अगर नंबर 68 है तो इसकी डिजिट के स्क्वायर को जब हम प्लस कर लेंगे, यानी इसकी डिजिट्स के स्क्वायर्स को जब हम प्लस कर लेंगे, यानी 6 इंटू 6 36 एंड 8 इंटू 8 इक्वल्स टू 64। अब इनके स्क्वायर को प्लस करके जो आंसर आएगा उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होता है नॉर्म ऑफ ए नंबर। बहुत ईजी प्रोग्राम है, बहुत ईजी। देखो आप एक बार, तो वॉइड नॉर्म इंट n, राइट। तो इंट d और s इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि s में हम स्क्वायर करेंगे ईच डिजिट का और फिर उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब d में हम ये कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं इस वेरिएबल को। सपोज n में नंबर है 68 ही मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो n में अगर 68 है तो वाइल n ही लिखेंगे हम यहाँ पे, n इज ग्रेटर देन 0। तो 68 इज ग्रेटर देन 0, राइट। d इक्वल टू n मॉड 10, इसका क्या मतलब हुआ? 68 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर आएगा 8। तो 68 को जब हमने, यहाँ पे 68 होगा ना n में, तो 68 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो 8 रिमाइंडर आ गया। तो अब हम s में क्या करेंगे? s में लिखेंगे हम s प्लस, क्योंकि अभी इनिशियली s की वैल्यू 0 है, इक्वल्स टू s इक्वल्स टू s प्लस d, जिसमें वैल्यू आई है ये लास्ट डिजिट या रिमाइंडर 8, d इंटू d, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट और लगा देंगे, तो d इंटू डी हो जाएगा और s इसमें ऐड हो जाएगा। तो 8 इंटू 8 इक्वल्स टू 64 यहाँ हो गया, और 0 ऑलरेडी था, तो 0 प्लस 64 इक्वल्स टू 64 हो गया। n इक्वल टू n बाई 10, दैट इज 68 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आएगा 6। तो अब ये लूप अगेन एग्जीक्यूट होगा, तो 6 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन अब भी करेक्ट है। d इक्वल्स टू n बाई 10 यानी 6 n मॉड 10 n मॉड 10 यानी 6 मॉड 10 इक्वल्स टू 6 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 6 ही आएगा। तो s में अब वैल्यू हो चुकी थी 64, तो s इक्वल्स टू s प्लस, तो s में वैल्यू ऑलरेडी है 64 प्लस d इंटू डी, यानी 6 इंटू 6, यानी 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 और 64 ऐड हो जाएगा, तो s में वैल्यू फाइनली आ गई 100। और n इक्वल टू n बाई 10, इट मीन्स 6 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आएगा 0, रिमाइंडर आता है 6। मॉड हम यूज करते हैं रिमाइंडर के लिए, और ये वाला डिवाइजर वाला हम यूज करते हैं क्वोशिएंट के लिए। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब s की वैल्यू क्योंकि 100 आ चुकी है, तो अब हम इसको नॉर्म को चेक करेंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर हम लिखेंगे मैथ डॉट sqrt, और यहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे s की, और सेमी कॉलन यहाँ पे ऑलरेडी था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि वो छुप गया था। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि s यहाँ पर इंटीजर टाइप में है इसलिए सबसे पहले आंसर 0 है, राइट। अब हम आगे चलते हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करो, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप इस वीडियो को देखना आगे। ओके, n इज ग्रेटर देन 0 लिया था फिर हमने, फिर s प्लस d इंटू डी, एंड देन मैथ डॉट sqrt s। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही रहा और 100% मार्क्स इसमें भी मिलेंगे हमें, कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा इसमें। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। यस, दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। Okay, decision control statement are used to check for condition and execute the statements based on the condition. Correct? The two decision control statement in Java are if and switch. Okay, switch and if हमारी decision control statement होती हैं।
स्विच इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, राइट, मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट होती है। एंड इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट इज टर्म्ड एज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। Repetitive execution of a set of statement is termed as looping. Okay, the two types of looping statements are entry control and exit control. Both while and for are termed as entry control loops. A for loop is used when the number of iteration is known. जब हमें number of iteration known होती है उसको हम for loop कहते हैं, और तब हम यूज करते हैं। वैसे दो तरह के लूप्स होते हैं, एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल में आता है for एंड while लूप। यहाँ तक ये था। और लूपिंग प्रोसेस तब यूज करते हैं हम जब रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन को हमें परफॉर्म कराना होता है। तो यहाँ तक ये पैराग्राफ बोल रहा है। अब आगे देखते हैं। अब व्हाइल इज यूज्ड व्हेन द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। व्हाइल हम तब यूज करते हैं जब हमारी कंडीशन ट्रू होती जाती है और तब तक सेट ऑफ स्टेटमेंट पर एग्जीक्यूट होती जाती है जब तक कंडीशन ट्रू होती रहती है। जैसे ही फॉल्स होगी एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। इट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशंस आर नॉट नोन। तो जब हमें पता नहीं होता यार कितनी आइटरेशन करनी है, यानी कितनी बार रिपीटेशन करनी है, तब हम व्हाइल लूप को यूज करते हैं। अदरवाइज जब हमें पता होता है कि यार हमें 10 टाइम्स 100 टाइम्स को रिपीट करना है, तो फिर हम फॉर लूप का यूज करते हैं, राइट। यहाँ तक आई होप आपको पैराग्राफ की मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द टू डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा। इसी से पैराग्राफ में से आंसर ले लो यार। इफ एंड स्विच आर द डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट आओ, एन इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट इज नेस्टेड इफ। ये भी आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। नेम फॉर द रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट। लूपिंग होता है, अभी आपने पैराग्राफ में ही पढ़ा था। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जीक्यूट इवन वंस। तो कौन सी एक भी बार नहीं करेगी एग्जीक्यूट। k इक्वल्स टू 1, k इज लेसर देन इक्वल्स टू 100, k प्लस प्लस बिल्कुल सही है, करेगी ये। k इक्वल्स टू 10, k इज लेसर देन 1, k प्लस प्लस ये नहीं करेगी बिल्कुल भी। एंड k इक्वल्स टू 1, k इज लेसर, ये भी एक बार करेगी। तो सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये एक भी बार नहीं एग्जीक्यूट होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सीखने को मिला होगा और थॉरली हमने इस पेपर को सॉल्व किया है, तो आपने भी साथ साथ इसको समझा होगा और अच्छे से सॉल्व किया होगा। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन को स्किप कर दिया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए और इसको उस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा। और मैं चाहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को और ट्राई करें, अदरवाइज आप इस पेपर को एक बार और सॉल्व करें। कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट करो, वैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कहीं पर भी कांटेक्ट करो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगा। और एक प्रोग्राम मैं ज़रूर बनाऊंगा नॉर्म ऑफ ए नंबर का, बहुत इजी और बहुत अच्छा प्रोग्राम मुझे लगा। हो सकता है आपके सेमेस्टर 2 में आ जाए, तो वैसे तो सेमेस्टर 1 में भी आ सकता है क्योंकि आपके स्पेसिमेन पेपर में है। वैसे पेपर बहुत ईजी आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।